नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए एक ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो कराने वाला हूं। इस वीडियो में वही टॉप सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर के लिए उपयोगी साबित होंगे। सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक के टॉप क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा और मैं आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ साथ कंप्लीट एनसीईआरटी निचोड़ भी कराने वाला हूं, ताकि पेपर के दौरान कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने हो उस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओ। इसलिए इस वीडियो में टू द पॉइंट चीज़ों की मैं बात करूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चलूंगा ताकि कोई चीज़ आपसे छूटे ना। चलिए इस इम्पोर्टेंट वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे? कृष्ण, शिव, शंकर या विष्णु? यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या होने वाला है? अलवार संत के बारे में आपसे पूछा है, ये किसके उपासक थे? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा विष्णु। भगवान विष्णु के उपासक थे अलवार संत। परीक्षा में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। कैसे बनेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। दक्षिण भारत के 2 प्रमुख संत हुए, एक तो अलवार संत हुए और दूसरे प्रकार में नैनार संत हुए। ठीक है ना। नैनार जो संत थे ये शिव के उपासक थे, ठीक। जो अलवार संत थे ये विष्णु के उपासक थे। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको उत्तर यहाँ पर डी नंबर का बता दिया। अब बात मैं कर लूँ संतों की, है ना, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता है उस कंसेप्ट को यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। दक्षिण भारत में 2 संत हुए, नैनार और अलवार। 7वीं शताब्दी में नैनार व अलवार संतों का उदय हुआ। नैनार जो कि शैव संत थे, यानी कि भगवान शिव के उपासक थे। वहीं अलवार संत वैष्णव संत थे। यही क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया जो कि पेपर में आया हुआ है। सभी जातियों से आते थे। अप्रश्न समझी जाने वाली पुलैया और पनार जाति के लोग भी शामिल थे। उस दौरान दक्षिण भारत में पुलैया और पनार जैसी जो जातियां थीं, इनको निचली जाति कहा जाता था, अछूत जाति कहा जाता था, अप्रश्न समझा जाता था। और वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और विष्णु व शिव के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ठीक है ना। और ये जो साधु थे ना, नैनार और अलवार, ये घुमक्कड़ साधु थे। कैसे घुमक्कड़ थे? एक जगह से दूसरी जगह पर ये घूमते रहते थे, कहीं जाते थे कहीं आते थे। देवी देवताओं की प्रशंसा में ये कविताओं की भी रचना किया करते थे, है ना। तो इतना मैंने क्लियर कर दिया। जो पेपर में कथन और कारण वाले क्वेश्चन बनेंगे आप उन क्वेश्चन को कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नैनार संत से भी अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, टू द पॉइंट बात मैं करने वाला हूँ। नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63 है। और इनके गीतों का संकलन है जिसका नाम है तेवरम और तिरुवाचकम। और इस नैनार संत में कुम्हार जाति के लोग थे, कामगार थे, किसान थे, सैनिक थे, ब्राह्मण भी थे। और इसमें प्रसिद्ध व्यक्ति हैं नैनार, अप्पार, सवंदर, सुंदरार, मणिक्व सागर। ये फेमस व्यक्ति हैं। मणिक्वाकर या सागर, ये पेपर में आता है क्वेश्चन कौन सा संत है, तो आपका जवाब होगा नैनार। नैनार मैंने खत्म कर दिया। अलवार की बात करूं, इनके गीतों का जो संग्रह है उसको बोलते हैं दिव्य प्रबंधम। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। प्रसिद्ध व्यक्ति पेरी अलवार, अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार, नम्मलार। ठीक ना। अंडाल एक महिला का नाम है, ये फेमस है। ठीक, इतना मैंने आपको दोनों संतों के बारे में यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूं ताकि अलवार और नैनार आपका क्लियर हो जाए। जितने भी नए मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उन लोगों को नहीं पता होगा कि ये मैं जानकारी कहाँ से बता रहा हूँ। तो ये जानकारी मैंने आप लोगों के लिए ही नोट्स बनाए हैं। इन नोट्स को आप लोग ले सकते हो। कंप्लीट सामाजिक विज्ञान की 60 नंबर की तैयारी कर सकते हो नोट्स के माध्यम से। इसमें कंप्लीट आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एसएसटी, पेडागोजी मिलेगा। नोट्स में अब तक पूछे गए सभी वर्षों के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको सभी ईयर्स का मिलेगा, 2011 से लेकर के अब तक का कंप्लीट एनसीईआरटी और उसके साथ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। थ्योरी आपके सामने है। मैं आपको नैनार और अलवार से क्वेश्चन करा दूं। पहला क्वेश्चन, अलवार संत किसके उपासक थे? उत्तर आपका हो जाएगा विष्णु के उपासक थे। उसके बाद परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? अलवारों की संख्या 12 है और नैनारों की संख्या 63 है। एमपीपीएससी में यह क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। उसके बाद मैं आगे बात कर लेता हूं। किस ग्रंथ में पेरी अलवार, अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार, नम्मलवार के गीतों का संकलन है? दिव्य प्रबंधम में संकलन है, जो कि ये अलवार संतों का संग्रह है। किनका? अलवार संतों का।
और अलवार संत में ये सभी व्यक्ति आते हैं, पेरी अलवार अंडाल जो कि महिला संत है, तोंड डिपोडी अलवार, नम्मलवार, है ना। और इनके गीतों का संग्रह का नाम क्या है, दिव्य प्रबंधम नाम है इनके गीतों का, ठीक है ना। उसके बाद अभी मैंने आपको एक टू द पॉइंट लाइन बताई थी, वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे, शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उपरोक्त विशेषता किससे संबंधित है, नैनार और अलवार। नए मित्र पहली बार देख रहे हैं तो इन नोट्स को ले लेना, क्योंकि चैप्टर वाइज पूछे गए सभी वर्षों के क्वेश्चन होंगे। सवाल उठता है आप इन नोट्स को कैसे लोगे, नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेगा, व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9696400597। इस नंबर पे आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना नोट्स के लिए। नोट्स आपको फटाक से मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में, ठीक। उसके बाद और एक क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। ये देखो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने आपका अलवार और नैनार कंप्लीट करा दिया। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। मैं आशा करता हूँ यह वाला क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब आगे बात कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, नहीं वाला बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री, ठीक। वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, चरम उद्योग, लेदर इंडस्ट्री। तो कौन सा यहाँ पर आपका क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पर बताना है। तो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। देखो वनस्पति तेल ये भी आपका कृषि आधारित उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग भी आपका कृषि पर ही आधारित है क्योंकि कपास खेत पर होता है, ठीक, पहली बात। उसके बाद मत्स्य तेल निर्माण उद्योग जो मछली पालन है ना, ये आपका कृषि आधारित नहीं है। चरम उद्योग कृषि आधारित में आता है। मत्स्य तेल जो है ये समुद्र आधारित है। कैसा है, समुद्र आधारित है। मछलियाँ आपकी समुद्र से पकड़ी जाती हैं, वहीं इनका तेल निकाला जाता है मछलियों का, तो ये समुद्र आधारित है। अगर पेपर में पूछ ले नमक कैसा है, तो नमक भी आपका समुद्र आधारित है। लवण कैसी है, लवण भी समुद्र आधारित है। आपको नहीं वाला बताना था, तो आपका जवाब यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, मत्स्य तेल निर्माण जो कि समुद्र आधारित है। कैसा है, समुद्र आधारित है, ठीक है ना, आपने यहाँ पर समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। भीमबेटका, भीमबेटका आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश एमपी में है, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। जितने भी लोग एमपी से इस वीडियो को देख रहे हो फटाक से अपने अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। नेक्स्ट अगला है आपका मंडप। क्या था, मंडप। मंडप ये दक्षिण भारत में था। कहाँ पर था, दक्षिण भारत में मंदिरों में मंडप था। मंडप का मतलब होता था सभागार। क्या मतलब होता था, सभागार, जहाँ पर सभाएं आयोजित की जाती थी, जहाँ पर अनेक लोग मतलब कि हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो सकें, उसको बोलते थे मंडप। दक्षिण भारत से आया हुआ शब्द। मंदिर का एक पवित्र स्थल, एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठे हो सकें, ए हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल, ठीक है ना। तो बी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह स्थल जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गर्भगृह। पेपर में मिलान से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह बोलते हैं। क्वेश्चन मंडप से था, मैंने आपको राइट आंसर बताया, सभागार जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पितृ सत्तात्मक समाज वह होता है जहाँ पर क्या होता है, पितृ सत्तात्मक का मतलब है कि वहाँ का पिता ही सर्वे सर्वा होगा। वहाँ पर माता अर्थात स्त्रियों की स्थिति एकदम निम्न स्तर की होगी। पुरुष प्रधान वह क्षेत्र मतलब कि वह समाज होगा, पुरुष प्रधान होगा, पुरुष की ही चलती होगी। महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौका मिलता है, वोट से लेना देना नहीं है। महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती हैं, गलत है। महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के पास पुरुषों की तरह कपड़े पहनने का विकल्प होता है, ये भी गलत है। तो जवाब आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है पितृसत्तात्मक समाज में, क्योंकि पुरुष प्रधान होता है, महिलाओं को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं अगले प्रश्न की, जल का सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है। नहर, स्थल संधि, जल संधि या खाड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से अधिक बार पेपर में अब तक आ चुका है। जल का जो सकरा भाग होता है ना, सकरा भाग जो होता है
ठीक है ना, जल की बात की गई है। जब जल वाले भाग जल को जोड़ते हैं ना, जल वाले भाग जल को ही जोड़ते हैं, उसको जल संधि बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, जल संधि बोलते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन आया है, जब स्थल वाले भाग स्थल को जोड़ते हैं उसको स्थल संधि बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जल का सकरा भाग की बात की गई तो जल संधि। जैसे यहाँ पर मैं भारत का चित्र बनाऊं और नीचे यहाँ पर श्रीलंका, ये दोनों समुद्र से जुड़े हैं, इस जल संधि को क्या बोलते हैं? पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ, लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? असमानता इसकी लोकतंत्र की विशेषता है ही नहीं। खुला व्यापार, फ्री ट्रेड, ये भी नहीं है। उचित प्रबंध, मतलब कि किसी चीज को मैनेज कर देना, प्रतिबंधित कर देना, ये भी नहीं है। समानता, इक्वलिटी है ना, समानता। लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? समानता है, सभी का सम्मान, है ना, भेदभाव रहित समानता। ठीक, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितनी बार पेपर में आया है। हरिदास ने, ज्योतिष दास ने, घासीदास ने, सूरवाल ने। राइट आंसर की बात करूं तो घासीदास, घासीदास ने छत्तीसगढ़, सीजी छत्तीसगढ़ में, है ना, सतनामी आंदोलन की शुरुआत की। चमड़े का काम करने वाले लोगों के बीच में सतनाम, मतलब कि घासीदास ने काम किया चमड़े काम करने वाले लोगों को, और उन्हीं लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया आंदोलन करने के लिए। बहुत बार पेपर में आया है क्वेश्चन। और घासीदास से आता है, मटुआ आंदोलन से आता है, ठीक है ना। कई प्रमुख व्यक्ति हैं, उनको भी यहीं पर 1 मिनट में निपटा देता हूँ, मात्र 1 मिनट में निपटा दूंगा नोट्स की सहायता से। क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, पूरा टॉपिक ही आपका ये घासीदास का खत्म हो जाएगा, और 1-2 प्रमुख व्यक्ति भी इसके साथ यहीं पर खत्म हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर मैंने अपने नोट्स को ओपन कर लिया है। सबसे पहले बात करूँ समानता और न्याय की। उस दौरान भारत में बहुत भेदभाव हुआ करता था, है ना। 19वीं सदी की बात करते हैं। दूसरे दशक तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। उसी आंदोलन का हिस्सा हुआ करते थे घासीदास। इन्होंने सतनामी आंदोलन शुरू किया घासीदास ने। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। तो घासीदास के बारे में आप लोग समझ गए। चमड़े का काम करने वाले लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया और सतनामी आंदोलन को छेड़ दिया, अर्थात शुरू कर दिया। ठीक, अभी इनसे जुड़े क्वेश्चन भी कराऊंगा। उसके बाद एक आंदोलन और आप लोग समझ लो, मतुआ पंथ हरिदास ठाकुर ने शुरू किया था पूर्वी बंगाल में। इन्होंने चांडाल काश्तकारों के बीच में काम किया। हरिदास ठाकुर ने किनके बीच में काम किया? चंडालों के बीच में काम किया, और जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। और उसके बाद नारायण गुरु को भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद यहीं पर मैं सब कुछ समाप्त कर दूं। केरल के झावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता जाति एक है। उनका एक महत्वपूर्ण नारा है या कथन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन परीक्षा में बार बार आई है। मैं अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूँ, देख लो। उनके अनुसार सारी मानवता जाति एक है। किनके अनुसार? किनके अनुसार? नारायण गुरु के अनुसार। ठीक, और उसके बाद देख लो, यहाँ पर देख लो आप लोग, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों के बीच में काम किया, उनको संगठित किया, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। यही मैंने अभी आपको बताया। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए, है ना। बार बार एक ही चीज़ को आप सुनोगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगी, पेपर में क्वेश्चन छप जाएगा आपका, है ना। आपको ही सुविधा मिलेगी, है ना। और नए मित्र ने अभी तक नोट्स ना लिया हो तो ले लो यार, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी इन नोट्स को लेकर के, बहुत ही फ़ायदा आपको मिलेगा, है ना। क्यों वंचित रहो आप इन नोट्स से। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया? सतनामी आंदोलन की शुरुआत की घासीदास ने की। दिसंबर 2024 यानी कि इससे पहले का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, आपके सामने है। इसलिए मैंने आपको बोला कि इस प्रकार से मैं आपको करा दूं ताकि कंप्लीट हो जाए आपका। एक और देखो, ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानि, एक जाति एक धर्म मानवता के लिए एक ईश्वर का नारा किसने दिया? श्री नारायण गुरु ने दिया। अभी मैंने इनको भी खत्म किया। नीचे देखो, मानवता जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? नारायण गुरु ने दिया। क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम है।
विकल्पों में अंतर है और क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज है, भाषा एक ही है, इसलिए क्वेश्चन परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। आपने अपने आंखों के सामने देख लिया। एक और देख लो, सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया? मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले लोगों के समूह को। देख लिया ना आपने क्वेश्चन। उसके बाद और एक देख लो, ठीक, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन घासीदास ने शुरू किया, है ना। वही बार बार क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके। आपको मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए, नारायण गुरु से भी मैंने आपको यहाँ पर करा दिए, ठीक है ना। तो नए मित्र इन नोट्स को ले लेना। नोट्स लेने के लिए कॉल आप मेरे से कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। अब मैं फटाक से वीडियो को तेज गति से करता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया? तानपुरा, सितारा, बांसुरी, वीणा। राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा वीणा। वीणा को बजाते हुए सिक्कों में या वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों में समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन भारत का बोला जाता है। नेक्स्ट, और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि भी याद कर लो, बार बार आता है पेपर में क्वेश्चन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? आपको ये भी पता होना चाहिए, हरिसेन। कौन था? हरिसेन इसका दरबारी कवि था। और हरिसेन ने ही प्रयाग प्रस्तुति की रचना की। किसकी रचना की? प्रयाग प्रस्तुति। प्रस्तुति का मतलब होता है किसी राजा के प्रशंसा में कोई चीज़ लिख दो, जिसको प्रस्तुति बोला जाता है। तो हरिसेन ने ही प्रयाग प्रस्तुति की रचना की समुद्रगुप्त की प्रशंसा में, इसलिए राइट जवाब आपका हो गया था वीणा बजाता था। स्टैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है? स्टैक पवन की, हिमनद की, समुद्री तरंग की, नदी की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैक जो है ना, ये अपर्दन विशेषता है समुद्र की, समुद्री तरंग की अपर्दन। और पवन का अपर्दन क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। हिमनद का अपर्दन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। नदी का अपर्दन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैंने जवाब आपको बता दिया, समुद्री तरंग का अपर्दन होता है स्टैक। लोयस आपसे पूछे पवन का होता है लोयस। क्या होता है? लोयस। हिमनद, हिमनद का क्या होता है? ग्लेशियर का क्या होता है बताओ? हिमोड़। क्या होता है? हिमोड़। क्या होता है? हिमोड़। क्या होता है? हिमोड़ होता है, ठीक। नदी का क्या होता है? नदी का होता है आपका, तमाम होते हैं नदी में, बितारिका भी बनती है। और नदी की एक आकृति बनती है, जब पहाड़ से नीचे गिरती है तो वाटरफॉल, जलप्रपात का निर्माण करती है ना। इसकी कई प्रकार की हैं वो मैं, और इनसे जुड़े भी क्वेश्चन भी पेपर में आए हैं, उनको भी यहाँ पर करा दूँ ताकि ये अपर्दन वाला आपका ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हो सके। मैंने नोट्स यहाँ पर ओपन कर लिया। नदी के कार्य को समझो। जलप्रपात सबसे पहले बनाती है नदी जब किसी पहाड़ के नीचे जाती है या घाटी के नीचे जाती है। फिर नदियाँ विसर्प बनाती हैं। विसर्प का मतलब है सांप जैसी रेंगती हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, ठीक है ना, मोड़े बनाती है, तो उसी को विसर्प बोलते हैं। फिर चाप झीलों का भी निर्माण नदी करती है, ठीक है ना। तो समुद्री तरंग को समझ लो, समुद्री तरंग, ठीक है ना। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियाँ बनती हैं। इनको समुद्री गुफा भी कहा जाता है, ठीक, समुद्री गुफा ही कहा जाता है। यहाँ पर दीवार जैसी संरचना को स्टैक कहते हैं। समुद्र में ही दीवार जैसी संरचना बनती है, लगातार अपर्दन होता रहता है, तो है ना, दीवार जैसी समुद्र में टूट जाती है, उसको स्टैक के नाम से जानते हैं, जो कि अभी मैंने स्टैक को आपको बताया। चित्र में आप लोग इस स्टैक को देख सकते हो। तटीय मेहराव और समुद्री गुफाओं का निर्माण भी समुद्री तरंग के कारण ही होता है। हिमनद, अभी मैं आपको बता रहा था, हिमनद का निक्षेपण क्या है? हिमोड़ है। हिमनद का निक्षेपण क्या है? हिमोड़ है। और पवन का निक्षेपण क्या है? पवन का निक्षेपण है लोयस। लोयस जो है ना, ये चीन में लोयस के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं, चाइना में, ठीक है ना। और ये देखो क्वेश्चन, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं तो तरंगों का अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण बनती हैं। उसके बाद दूसरा देख लो, स्टैक किसकी अपर्दन विशेषता है? अब आप कहोगे समुद्री तरंग की है, ठीक। उसके बाद मिलान वाला भी क्वेश्चन यहीं से पेपर में आया है। स्टैक आप लोग जान गए, समुद्र के साथ मिल जाएगा। छत्रक शैल, छत्रक शैल जो है ये पवन के साथ मिल जाएगा, है ना। और हिमोड़ जो है हिमनद के साथ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर युग्म सही आपको बताने हैं, एक बी सही है और डी सही है। बी और डी यहाँ पर सही दिए गए हैं, वही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। मैं एक्स्ट्रा जानकारी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कंटेंट क्लियर हो सके।
जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है, तो विसर्प कहलाती है। विसर्प अभी मैंने आपको बताया। छत्रक शैल कहाँ पर बनते हैं? तो पवन बनाता है, रेगिस्तान में बनाता है। ठीक, रेगिस्तान में छत्रक शैल बनाता है। तो ठीक, स्टैग किसकी विशेषता है? समुद्री तरंग की है, मैंने आपको बता ही दिया। और आप लोग इन नोट्स, जितने भी लोगों के पास नोट्स हो ना, जल्दी जल्दी से इनको आप लोग रिवीजन कर लो यार। कोई भी डाउट दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लिया करो। 60 नंबर की तैयारी में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, नंबर आपके अच्छे आने चाहिए। मैं भी आप लोगों के साथ मेहनत करता हूँ, तो मेरे से आप दुगनी मेहनत किया करें ना, ताकि कई चीज़ें आपकी खुद से आप क्लियर कर सको। मैं तो क्लियर कर ही देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर प्रश्न कहता है, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। अकॉर्डिंग टू अकबरनामा सूबेदार अंडरटुक, यानी कि सूबेदार का काम क्या था अकबरनामा के अनुसार। यह क्वेश्चन मैं यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखूंगा, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार यह आया हुआ क्वेश्चन है और परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों और कैसे, मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अकबरनामा है क्या। अकबरनामा एक किताब का नाम है, एक प्रकार की बुक है। क्या है? बुक का नाम है अकबरनामा। और इसका ऑथर कौन है, इसका लेखक कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इसका लेखक है अबुल फजल। कौन? अबुल फजल इसका लेखक है। अब आप लोग कहोगे कि सर अबुल फजल कौन था? अबुल फजल था अकबर का मित्र, करीबी मित्र था, और उसके दरबार का लेखक भी था। किसके दरबार का? अकबर के दरबार का। उसी ने अकबरनामा ग्रंथ को लिखा। किसको लिखा? अकबरनामा ग्रंथ को लिखा। अकबरनामा ग्रंथ 3 पार्ट में उसने डिवाइड किया। ये सब पेपर में आता है। अभी मैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। पहला भाग और दूसरा भाग और तीसरा भाग, इन 3 पार्ट में इसने इस किताब को डिवाइड किया। तीसरे वाले भाग को दूसरे नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी, आईने अकबरी नाम से जानते हैं तीसरे वाले भाग को। पहले भाग में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है, पूर्वज आते हैं इसके पहले वाले भाग में। दूसरे में शासन की घटनाओं का वर्णन है, दूसरे भाग में शासन के क्रियाकलाप आते हैं। तीसरे भाग में आईने अकबरी अर्थात फसलों का ब्यौरा आता है, सैनिकों का ब्यौरा आता है, पदों का, वेतन का, फसलों का, त्योहारों का, रीति रिवाजों का, इन सभी का ब्यौरा आता है आईने अकबरी में, इसलिए महत्वपूर्ण था। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा अकबरनामे के अनुसार जो सूबेदार था उसका काम क्या था? उसका काम था दोस्तों राजनैतिक और सैनिक कार्य। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, है ना। सैनिक कार्य और राजनैतिक कार्य उसके 2 काम मुख्य थे अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का काम। अब मैं बात कर लूँ अकबरनामा से किस टाइप के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आप लोग परीक्षा में कर सको और आपका रिवीजन भी यहीं पर हो जाए। मैं अपने नोट्स की मदद से आपको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करता हूं अकबरनामा को। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल अकबर का मित्र व दरबारी लेखक था। अकबरनामा के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट या पहली जिल्द में अकबर के पूर्वज, दूसरी जिल्द में शासन की घटनाएं, तीसरी जिल्द जिसे आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। आईने अकबरी से भी पेपर में बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आईने अकबरी को यहाँ पर समझना अति आवश्यक है। आईने अकबरी अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, पद, वेतन, राजस्व, साम्राज्य का भूगोल का ब्यौरा, लोगों की परंपराओं, संस्कृति का वर्णन, इसमें विविध प्रकार की चीजें, फसल, पैदावार, कीमतों, मजदूरी, राजस्व का सांख्यिकी विवरण देखने को मिलता है। पेपर में यह क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछा जाता है कि किसमें शासन का ब्यौरा, घराने, सेना, पद, फसल, त्योहार, रीति रिवाज, चीजें, कीमतें, राजस्व, मजदूरी, ये किस में आता है? तो ये आईने अकबरी में सारा उल्लेख आता है। आईने अकबरी तीसरा भाग है अकबरनामा का है। ठीक, ये सारी चीज मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। अब मैंने आपसे कहा था अकबरनामा और आईने अकबरी से जितने भी जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे मैं यहीं पर आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन को ढूंढ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दिसंबर 2021 में आया हुआ है आईने अकबरी के बारे में। आईने अकबरी कौन सा भाग है? आप कहोगे कि सर तीसरा भाग है, आपने मुझे बता दिया। और आईने अकबरी में सब कुछ आता है, फसल, वेतन, रीति रिवाज, मजदूरी, राजस्व, सब कुछ आता है। ठीक, अब पढ़ते हैं इसके विकल्पों को। अकबरनामा का दूसरा भाग वॉल्यूम, दूसरा नहीं है तीसरा है, मैंने अभी आपको बताया तीसरा है। पहला तो गलत हो गया, ए जिन जिन में है वो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा।
यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का भी विवरण देती है, सही हो जाएगा। यह बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकी विवरण देती है, जैसे फसल पैदावार, कीमतें, राजस्व, ये सब कुछ देती है। सी और डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप लोगों ने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 2019 में भी क्वेश्चन आया जुलाई में, आईने अकबरी के विषय में। तो पूर्वज आ जाएंगे पहले वाले पार्ट में। पहले पार्ट में पूर्वज आते हैं। आईने अकबरी है खुद ही तीसरा भाग है, तीसरे भाग से पूछा है। शासन की घटनाएं आती हैं दूसरे भाग में, इसलिए पहला गलत। यह मिर्जा हाकिम के द्वारा नहीं लिखा गया है, अबुल फजल ने लिखा है। किसने? अबुल फजल ने इसको लिखा है। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी का विवरण प्रस्तुत करती है, ये सही हो जाएगा। ठीक, ये अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के 3 जिल्दों में से पहली जिल्द नहीं है, ये थर्ड जिल्द है। कौन सी जिल्द है? थर्ड पार्ट या थर्ड वॉल्यूम या थर्ड जिल्द भी बोल सकते हैं। ठीक, तो मैंने आपको सारी चीज बता दी, यहाँ पर थर्ड वाला सही होगा। ठीक है ना मित्र। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लो, जो अभी मैंने आपको कराया, दिसंबर 2021 का था। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का काम राजनीतिक और सैनिक कार्य होंगे उसके। ठीक, तो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया है। कोई भी चीज़ मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी नहीं है। मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता रहूँगा, परीक्षा के दिन भी मेहनत करता रहूँगा, लेकिन मेरे से थोड़ी ज़्यादा आप लोग भी मेहनत कर लेना, ताकि 100 नंबरों से पार आपके एक बेहतरीन नंबर आ सकें। और नए मित्र नोट्स ले ही लेंगे, है ना, तो वो भी आराम से रिवीजन इन नोट्स का कर ही लेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर आ चुका है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ ऑन ए ग्लोब टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट इज नॉन एज द। यानी कि जो ग्लोब है, अपनी प्यारी पृथ्वी है, ग्लोब है, उसको 2 भागों में जो डिवाइड करती है रेखा, जिसको 0 अक्षांश बोलते हैं। इस रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं और विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। जवाब आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। मकर रेखा ठीक विषुवत रेखा के नीचे होती है, 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण में होती है। ठीक, कर्क रेखा ठीक ऊपर होती है, इसका भी मान 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है। राइट जवाब आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है? यह भी क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। कई मित्र परेशान रहते हैं कि सर दीवानी क्या है, अर्थात इंग्लिश में इसको बोलेंगे सिविल लॉ। क्या बोलेंगे? सिविल लॉ। और एक होता है फौजदारी, एक फौजदारी कानून होता है, एक दीवानी कानून होता है। फौजदारी को बोलते हैं क्रिमिनल। देखो, जो सिविल लॉ होगा इसमें कोई हत्याएं वगैरह, मारपीट, मतलब कि आपराधिक मामले नहीं आएंगे। ठीक है ना। दीवानी कानून बिना मारे पीटे का होता है। ठीक, तलाक का मुकदमा दायर करना ये आपके दीवानी कानून में ही आता है। और नहीं आता वाला आपको बताना है। बच्चों की परीक्षा का दावा करना ये भी दीवानी में ही आता है। जमीन की बिक्री से संबंधित जो विवाद होते हैं वो भी दीवानी में ही आते हैं, यानी कि सिविल लॉ में आते हैं। दहेज के लिए औरतों को तंग करना, ये तंग करना एक अपराध है। क्या है? क्राइम है। क्राइम अर्थात अपराध है, तो क्राइम वाला क्रिमिनल लॉ में आता है। ठीक है ना, जिसको फौजदारी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? फौजदारी बोलेंगे, फौजदारी बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं वाला बताना है, दीवानी कानून में नहीं आता है। 3 आपके दीवानी कानून में आते हैं, डी आपका नहीं आता है और नहीं वाला ही बताना है, इसलिए राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और मैं क्लियर कर दूं, दीवानी कानून आपने जान लिए, तलाक हो गया, मुकदमा हो गया, किसी चीज़ का दावा करना, बिक्री से संबंधित बवाल। और फौजदारी में आता है किसी की हत्या करना, रेप करना, बलात्कार करना, जान से मार देना, है ना, मर्डर करना, ये सब आते हैं दीवानी कानून में। और यहाँ से भी पेपर में कई क्वेश्चन बने हैं, उनको भी करा दूं ताकि रिवीजन आपका यहाँ पर भी हो जाए। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बताया है फौजदारी कानून, क्रिमिनल लॉ बोलते हैं आपराधिक मामले, ऐसे व्यवहार जिन्हें अपराध माना जाता है। दहेज या चोरी करना, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, यही डायरेक्ट स्टेटमेंट पेपर में पूछ लिया जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, देख लो। चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्या, बलात्कार आदि, इसमें सबसे पहले रिपोर्ट FIR दर्ज कराई जाती है।
पुलिस जांच करती है और अदालत में केस करती है। अगर व्यक्ति दोषी है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। और दीवानी कानून में क्या होता है? अधिकारों का उल्लंघन करना या अवहेलना करना। उदाहरण, जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि विवाद हो सकते हैं। इसमें याचिका दायर की जाती है, मुकदमा दायर कर सकता है, अदालत राहत की व्यवस्था करती है। ये था दीवानी कानून। इनसे जुड़े हुए भी क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, ठीक है ना। ठीक, एक अभी आगे एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, अनुच्छेद 22 से जुड़ा हुआ। और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार अनुच्छेद 22 में ही है, जिसे डीके बसु दिशा निर्देश भी बोलते हैं। डीके बसु दिशा निर्देश भी बोलते हैं। अनुच्छेद 22 के अनुसार हिरासत या गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ भी कर सकती है पुलिस। उसके लिए कुछ खास शर्तें बताई गई हैं डीके बसु दिशा निर्देश के अनुसार। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो शुरुआत में ही मैंने इस प्रकार का आपको एक क्वेश्चन कराया था, है ना। समुद्र में क्या होता है? समुद्री गुफाएं बनती हैं। गुफाएं क्यों बनती हैं? तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण होता रहता है समुद्र में, इसलिए समुद्र में गुफाएं बनती हैं। और समुद्र में स्टैग आकृति भी बनती है, दीवार जैसी संरचना, जिसको मैंने अभी आपको बताया था। स्टैग बनता है, समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री भृगु बनता है, समुद्र में तटीय मेहराव भी बनता है। क्या बनता है? तटीय मेहराव भी समुद्र में ही बनता है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? कम उपजाऊ मृदा और बलुई मृदा में भी उगाई जा सकती है। बाजरा, मिलेट्स, मक्का, मैज, जूट या कपास, कॉटन। कौन सा सही उत्तर आपका हो जाएगा? तो बाजरा एक ऐसी फसल है जिसको हम लोग कम उपजाऊ मिट्टी में या बलुई मिट्टी में भी उगा सकते हैं। मक्का के लिए पानी चाहिए, यानी कि उपजाऊ भूमि चाहिए। जूट के लिए भी भारी वर्षा वाला क्षेत्र चाहिए। कपास के लिए भी काली मिट्टी चाहिए, है ना, काली मिट्टी चाहिए कपास के लिए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बाजरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? राजा राम मोहन राय का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ज्योतिबा राव फूले का, स्वामी दयानंद सरस्वती का। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, और ठीक है ना, उन्होंने ही विलियम बेंटिक के दौरान, है ना, तो इन्होंने ही अपना प्रयास किया था कि सती प्रथा भारत से ख़त्म हो जाए। अपना योगदान इन्होंने ही दिया था। और एक बात आप लोगों से कह दूं, एक चैप्टर है क्लास 8th हिस्ट्री का, जिसका नाम है महिलाएं जाति सुधार। जितने भी लोगों के पास नोट्स हैं, मैं पर्सनल उनको रिकमेंडेड करूंगा कि उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हमेशा ही पेपर में छपे मिलें, तो उसी वाले चैप्टर का ही यह क्वेश्चन है। उसमें ज्योतिबा राव फूले के बारे में आप लोग पढ़ लेना, उनकी गुलामगिरी किताब को भी पढ़ लेना, 1873 वाली, है ना, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती भी वहीं पर मिल जाएंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी मिल जाएंगे, राजा राम मोहन राय भी वहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। जवाब आपका यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, गोंड जनजाति आज के समय में कौन से राज्यों में बहुत संख्या में फैली है? कौन से राज्य में अधिक संख्या में फैली है बताओ आप लोग? छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं, ये तो हटाओ आपको। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार में भी उतना नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं है। जवाब आपको होगा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। जवाब आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, छत्तीसगढ़ वाले लोग कमेंट बॉक्स में अपने सिटी का नाम कमेंट करो, महाराष्ट्र वाले अपने ज़िले का नाम कमेंट करो, और आंध्र प्रदेश से तो कोई वीडियो देखता ही नहीं है, दक्षिण भारत से 1-2 लोग भले ही देख लें, ठीक। तो ये लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार अनुच्छेद 22 प्रदान करता है। डीके बसु दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग
DK वसु दिशा निर्देश जो अभी मैंने आपको बताया था वही वाला है ये, ठीक। तो अनुच्छेद 22 बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर शोषण का जो विरुद्ध अधिकार है यह अनुच्छेद 23 और 24 में आता है, ठीक। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में आता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और गिरफ्तारी के दौरान मैंने आपको बता दिया अनुच्छेद 22 में आएगा। संवैधानिक उपचार का अनुच्छेद जो रहता है ये 32 में आता है, जिसको अंबेडकर साहब ने क्या कहा है, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान की आत्मा इसी को बोला गया है, ठीक। ये याद रखो, पेपर में बार बार आते रहते हैं ये कुछ अनुच्छेद, ठीक है ना। नेक्स्ट, समाज सुधारकों हरिदास ठाकुर और EV रामास्वामी नायकर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूह के लिए कार्य किया। बिल्कुल कार्य किया। दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। सही बात है। दोनों आपके कैसे हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरिदास ठाकुर को समझ लो, मैंने शायद आपको समझाया हो। इन्होंने मतुआ या मटुआ आंदोलन शुरू किया। मतुआ पंथ, ठीक है ना। कहाँ पर शुरू किया? पूर्वी बंगाल में। कहाँ पर? पूर्वी बंगाल में इन्होंने शुरू किया। और ये जो हरिदास ठाकुर हैं इन्होंने चंडालों के बीच में काम किया। चांडाल समुदाय के लोगों के बीच में रह करके मतुआ पंथ आंदोलन को छेड़ दिया, ठीक, शुरू कर दिया। तो हरिदास ठाकुर को मैंने यहाँ पर लपेट दिया, अर्थात कंप्लीट कर दिया, उनको बारे में बता दिया। मतुआ पंथ शुरू किया, पूर्वी बंगाल में शुरू किया, चंडाल लोगों के बीच में काम किया और ग्रंथों का भी भेदभाव किया, ठीक, समझ गए। EV रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरियार के नाम से भी इन्हीं को ही जाना जाता है। दक्षिण भारत के ये थे और इन्होंने सारे ग्रंथों का क्या किया? घोर विरोध किया। मनु द्वारा रचित मनु स्मृति, रामायण, गीता, महाभारत, इनको सबको इन्होंने विरोध किया, ठीक। तो इसलिए दोनों यहाँ पर आपके कैसे दिए गए? बिल्कुल सही दिए गए हैं। और EV रामास्वामी नायकर ने एक आंदोलन भी चलाया था, स्वाभिमान आंदोलन। स्वाभिमान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन इन्होंने ही चलाया था। ये भी पेपर में कई बार देखने को मिला है। नेक्स्ट, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था? प्रतिहार, राष्ट्रकूट पाल, पल्लव, पल्लव पाल, प्रतिहार पल्लव। तो कन्नौज नगर से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो फटाक से कन्नौज के बारे में बता दो, ठीक। तो कन्नौज में एक मध्यकाल इतिहास में एक युद्ध बड़ा ही फेमस था और इस युद्ध का नाम दिया गया था त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि 3 पक्षों के बीच में यह युद्ध जारी था, विवाद था कन्नौज के बीच में। कन्नौज जो है ये गंगा घाटी के किनारे बसा हुआ एक क्या है? जिला है उत्तर प्रदेश का। गंगा घाटी के किनारे बसा हुआ जिला है, ठीक है ना। उपजाऊ क्षेत्र है। तो उपजाऊ क्षेत्र था यह गंगा घाटी का, है ना। फसल भी बढ़िया थी। तो यहीं पर लोग कब्जा जमाने के लिए करने लगे आक्रमण। तीन वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ठीक है ना। पहला वाला ही इस क्वेश्चन का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, कथन ABC एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस ग्रह की पहचान करें। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां है, पृथ्वी ही है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और बीच में उभरी है। कौन सा उत्तर होगा? पृथ्वी। यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी जो है यहाँ पर ध्रुव है, ध्रुवों पर कैसी है? थोड़ी चपटी है। बीच में कैसी है? उभरी हुई है। ये इसीलिए पृथ्वी को, इसीलिए ग्लोब या पृथ्वी को भू आभ भी बोलते हैं। भू आभ के नाम से ही जाना जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो ये पृथ्वी के बारे में तीनों कथन है। तीसरा बड़ा है, 5वां बड़ा है, तीसरा सूर्य के दूरी के हिसाब से है, ध्रुवों पे चपटी है आपकी पृथ्वी। 4th ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य का मतलब है आपको
यहाँ पर गलत कथन की पहचान करनी है, कौन सा गलत है, वो भी ऊर्जा संसाधनों पर। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है। सौर ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा है, बिल्कुल है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है, नहीं समाप्त होती है, क्योंकि ये समुद्र में बनती है, कैसे समाप्त हो जाएगी। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, पवन ऊर्जा कोई प्रदूषण नहीं करती है, सही बात है। बायोगैस जो होती है ना, ये ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है, जब जलती है तो ये धुआं उत्पन्न करती है ना, तो ये भी बात सही है। गलत आपकी यहाँ पर थर्ड वाली है, गलत थर्ड वाली है। असत्य आपको बताना है, अर्थात गलत वाला ही आपको बताना है, तो उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर आपका तीसरा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तीसरा वाला हो जाएगा, क्योंकि गलत ही आपसे पूछा है। चलो बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित का सही मिलान करो, 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिले। ओजोन परत, यहाँ पर मिलान कर देता हूँ, मैंने विकल्प नहीं दिए क्योंकि जगह ना थी, इसलिए ना दिए आपको। ओजोन परत, ओजोन परत, यहाँ पर बड़ा ही गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने डिसमैच कर दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं, जो मैच हो उनको कर लो, बाकी मैं कर दूंगा। यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, तो ये होती हैं क्षोभ मंडल में। कहाँ पर, क्षोभ मंडल में आपकी होती हैं मौसम संबंधित घटनाएं, ठीक है ना। और रेडियो प्रेषण तरंगें आपकी कहाँ पर होती हैं, ये क्वेश्चन तो मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर सारे मिलान नहीं दिए गए हैं। चलो मैं अपनी तरफ से आपको बताने का प्रयास करता हूँ ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। डी का मिलान आपका मौसम संबंधित घटनाएं किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में ही होती हैं। और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, यहाँ पर उल्टा कर दिया ना, समताप मंडल में क्या है, ओजोन परत पाई जाती है, ठीक। और जो बहिर्मंडल है उसमें पतली वायु पाई जाती है, इसका इसके साथ हो जाएगा। और रेडियो प्रेषण की जो तरंगें हैं वो बाह्य वायुमंडल में पाई जाती हैं, जिसको आयन मंडल या ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से मिलान होगा। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया। क्या आपने समझा, आपको मैंने समझाया, ये मैंने आपको समझाया। जो बहिर्मंडल होगा ना वो मिलान हो जाएगा पतली वायु के साथ, और ओजोन परत का जो मिलान होगा वो हो जाएगा समताप मंडल के साथ, क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। और बहिर्मंडल जो सबसे अंतिम परत है उसमें पतली वायु तमाम मात्राओं में गैसें पाई जाती हैं, ठीक। मौसम संबंधित घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल के साथ हो जाएंगी और रेडियो प्रेषण वाली आपकी बाह्य वायुमंडल के साथ हो जाएगी। इस प्रकार से होगा, है ना, आप लोग समझ गए होंगे। चलो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, बुद्ध चरित। बुद्ध चरित की रचना किसने की, अश्वघोष ने, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन पर। संघ के नियम बनाए गए हैं विनय पिटक में, किसमें, विनय पिटक में आते हैं बौद्ध संघ के नियम। बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो विनय पिटक में आते हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं आती हैं, बुद्ध की शिक्षा किसमें आती है, सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षा आती है। विनय पिटक में नियम आ ही गए आपके। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक दर्शन सिद्धांत आते हैं, दार्शनिक सिद्धांत आते हैं बड़े बड़े, है ना, व्याख्याएं सिद्धांत आते हैं, ठीक। भी लोगों के पास नोट्स ना हो तो इस वाले नंबर पे आप लोग मेरे से डायरेक्ट कॉल कर लेना या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, नोट्स आपको फटाक से मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कम टाइम है आपके पास, रिवीजन भी आप लोग आराम से कर पाओगे, ठीक। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।